गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान की रजत बूंदें, जो कि अनुपम मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है, इस पाठ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम राजस्थान की रजत बूंदें पाठ के लेखक के बारे में पढ़ेंगे। अनुपम मिश्र, जन्म सन 1948, वर्धा महाराष्ट्र में है ये जगह, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर 20 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। उसके नाम हैं कुछ एक के आज भी खरे हैं, ये पुस्तक का नाम है जो इनके द्वारा लिखी गई हैं। तालाब, राजस्थान की रजत बूंदें, जो अपने सिलेबस में लगाया गया है। ये इनकी चर्चित पुस्तकों के नाम हैं जो इन्होंने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर लिखी हैं। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने की मुहिम भी इन्होंने चलाई पर्यावरण के प्रति, और सन 1973 से गांधी शांति प्रतिष्ठान, जो एक संस्थान है, उसके पर्यावरण कक्ष से संबंधित हैं, पर्यावरण विभाग से जुड़े हुए हैं। इसके बाद राजस्थान की रजत बूंदें जो पाठ है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि क्या कुछ बताया गया है, किस समस्या को इसमें उठाया गया है, वो यहाँ पर देखेंगे हम। राजस्थान की रजत बूंदें, यह रचना एक राज्य विशेष यानी राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र नहीं है, यह ज़मीन की अतल गहराई में जीवन की पहचान है। यह रचना धीरे धीरे भाषा की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं है, कहानी नहीं है, पर पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। भाषा में, संगीत में गद्य की पहचान देखी जा सकती है, और इस पहचान से विद्यार्थियों को रूबरू कराने के लिए, तालमेल बिठाने के लिए यह वितान की उपलब्धि होगी। उसके बाद हम पाठ पर आते हैं। यहाँ से पाठ की शुरुआत होती है। राजस्थान की रजत बूंदें। पसीने से तरबतर चेलवांजी, चेलवांजी जो कुई बनाने का कार्य करते हैं उनको चेलवांजी कहा जाता है। कुई के भीतर काम कर रहे हैं, कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कुई खोदते हुए निचाई की ओर जाया जाता है तो उमस और गर्मी बढ़ती चली जाती है। उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है कि किस तरीके से वहाँ राजस्थान में कुइयाँ खोदी जाती हैं, वो कार्य कैसे किए जाते हैं, कितने कठिनाई से भरे हैं, उनको कौन करता है। कुई का व्यास घेरा बहुत ही संकरा भीड़ा होता है। उकड़ू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी होती है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर वो घेरा चौड़ा होता तो फावड़ी से ही उस जगह को खोदा जा सकता था। लेकिन कुइयाँ क्योंकि संकरी खोदी जाती हैं, उनकी गोलाई कम होती है, इसलिए उनमें कुल्हाड़ी या फावले से खुदाई नहीं की जा सकती। खुदाई का काम बसोली से किया जाता है, जो एक तरीके से हथानुमा होती हैं, आगे से पैनी होती हैं, जो आपने देखा होगा कभी, जो ये कारपेंटर वगैरह होते हैं, खाती जिनको हम बोलते हैं, वो जो लकड़ी का काम करते हैं वो रखते हैं बसोली, तो उससे वो कार्य किया जाता है। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है, नुकीला फल और लोहे का और हत्था लकड़ी का। कुई की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा, क्योंकि गर्मी बढ़ती जाती है। गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत ज़ोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताज़ा हवा नीचे फिराती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं। चेलवांजी जो कुई बनाने का काम करते हैं, इसके लिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या किसी
धातु का एक बर्तन टोपी की तरह अपने सिर पर पहन लेते हैं, ताकि ऊपर से यदि कोई हल्का सा कंकर भी पड़े तो वो उनके सिर पर न लगे। नेक्स्ट पेज पर है, नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो जाता है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है, मिट्टी उसमें भरकर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत के कण या पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलवांजी का सिर बचाता है। चेलवांजी यानी चेजारो कुई की खुदाई का एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग, निपुण लोग। यह काम चेजा कहलाता है, कुई को बनाने का काम। चेजारो जिस कुई को बना रहे हैं, चेजारो भी चेलवांजी को ही बोलते हैं जो कुई बनाने का कार्य कर रहे हैं। वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुई यानी बहुत ही छोटा कुआं। कुआं पुल्लिंग है, कुई स्त्रीलिंग है। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुई की कहीं से कम नहीं। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम या ज़्यादा होती है। कुई एक और अर्थ में कुई से बिल्कुल अलग होती हैं। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है और कुई भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुई वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती हैं, और तब भी जब वर्षा नहीं होती। यानी कुई में न तो सतह पर बहने वाला पानी होता है, न भूजल होता है। यह तो नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। धीरे धीरे पानी रिस करके इकट्ठा होता है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। मरुस्थल में जाएंगे तो दूर दूर तक आपको रेत ही रेत दिखाई देगा, और गहराई में भी आपको रेत ही नजर आएगा। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा सकने में देर नहीं लगती। मरुभूमि में कितनी भी वर्षा हो, वह सारा पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है, चिकनी मिट्टी जिसको हम कह सकते हैं। और उस मिट्टी के होने से जो ऊपर नमी में आया जो पानी है, अर्थात जैसी वर्षा होती है और वो जो वर्षा का पानी है वो रेतीली भूमि के कारण नीचे चला जाता है। लेकिन नीचे अलग अलग पट्टियाँ होती हैं भूमि की। जैसे हम कोई कुआं वगैरह खोदते हैं तो उसमें देखा होगा अलग अलग मिट्टियाँ निकलती हैं। तो उसमें खड़िया मिट्टी का अर्थ है एक ऐसी चिकनी मिट्टी की परत आ जाती है जो इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि ऊपर के पानी को नीचे नहीं जाने देती है। और वो पानी जो एक तरीके से वर्षा का रिस करके ज़मीन में आया था, वो नीचे भूजल में नहीं मिल पाता, बीच में अटक जाता है। तो वो खड़िया मिट्टी के कारण ऐसा होता है। यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी होने के कारण ऊपर से दिखती नहीं। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया मिट्टी का पता चल जाता है। यानी कुइयों की जो खुदाई की जाती है उससे भी पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर खड़िया मिट्टी है या नहीं। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल आता है, पर वह प्राय खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं लाया जा सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं पीने के पानी के लिए। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम करता है। जो कई पीढ़ियों के जानकार लोग हैं वो भी ये बता देते हैं कि यहाँ पर खड़िया मिट्टी की परत है या नहीं है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल में जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह पर और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी को भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है। पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है, और जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं, और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है।
जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्रों में गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं, क्योंकि चिकनी मिट्टी के कण आपस में चिपक जाते हैं और जैसे ही वर्षा पड़ती है तो उनमें दरारें पड़ जाती हैं। जबकि बालू जो भूमि होती है, रेतीली जो भूमि होती है, उसके कण आपस में चिपकते भी नहीं हैं, इसलिए कितनी ही तेज़ धूप पड़े उनमें दरारें नहीं दिखाई देती हैं। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही भाप बनकर वाष्प वातावरण में लौटने लगती है, अर्थात वो ज़मीन अंदर तक सूखती है। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता है। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरह थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पैरा लगा रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती हैं। अब यहाँ कुई बनाई जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाये नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुई में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा, यानी खारा पानी होता है सागर का, और वही जब वाष्प बनकर के बादलों के द्वारा वर्षा प्रदान करता है तो वह पानी मीठा होता है, यानी वर्षा का जल मीठा होता है। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज जो मरुस्थलों में रहते हैं, जहाँ पर पीने के पानी की समस्या होती है, खूब मंथन किया, अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित कर दिया। ये चित्र भी इसमें दिखाए गए हैं, किस तरीके से कैसे वो बनाते हैं। आगे भी चित्र आएंगे, वो मैं समझाऊंगा आपको। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांट दिया। पानी के 3 रूप यहाँ पर व्यक्त किए गए हैं। पहला रूप है पालर पानी। आप इसको अच्छे से समझेंगे कि पालर पानी क्या होता है, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। जो पानी हमें सीधा बरसात से मिलता है, यह धरातल पर बहता है और इसे नदी तालाब आदि में रोका जाता है। नदियों से, तालाबों से जो हमें पानी मिल गया बरसात का सीधा पानी, उसको पालर पानी कहा जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी। यह वही भूजल है जो हम कुओं से निकाला जाता है। कुएं बना करके जो हम ट्यूबवेल वगैरह से पानी निकालते हैं, वो पाताल पानी होता है। इसके बाद पानी का तीसरा रूप है पालर पानी, और पाताल पानी के बीच तीसरा रूप है रेजानी पानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजानी पानी कहलाता है, यानी वर्षा का जल भूमि पर पड़ा और भूमि में नीचे चला गया, लेकिन खड़िया मिट्टी की परत के कारण वह पानी भूजल में नहीं मिल पाता, बीच में ही अटक जाता है। पानी का वह रूप हो गया रेजानी पानी। वर्षा की मात्रा मापने में इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। भाई कितने रेजा बारिश हुई है, अपने यहाँ जैसे अंगल शब्द का प्रयोग करते हैं, कितनी अंगल बारिश हो गई। भी कोई कहेगा भाई 2 अंगल बारिश हुई है, कोई कहेगा 4 अंगल बारिश हुई है, कोई कहेगा यार बहुत अच्छी बारिश हुई है। इस तरीके से वहाँ पर रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को मापता है। ये नहीं देखा जाता, जैसे अब कोई पूछा जाए भाई कितनी वर्षा हुई है, तो हम बताते हैं भाई 1 अंगल हुई है, 2 अंगल। तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो मिट्टी है खेतों की, वो कितनी उंगल तक जो है गीली हुई है। अगर वो 1 अंगल गीली हुई है तो उसको 1 अंगल बारिश बोल देते हैं। 2 उंगली अगर वो गीली हुई है तो 2 उंगल बारिश बोल देते हैं। 4 उंगली तक अगर वो गीली हुई है तो हम उसको 4 अंगल बारिश बोल देते हैं। ये बारिश को मापने का तरीका है कि ज़मीन में नमी कितनी दूर तक गई है। 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। रेजानी
खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताल पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल या पाताल पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर के खारा हो जाता है। यानी वो पानी धीरे धीरे, अगर खड़िया मिट्टी की परत नहीं है तो रिश्ता रिश्ता सीधा भूजल में चला जाएगा, पाताल पानी में चला जाएगा। और पाताल पानी यदि खारा है तो हमें उससे प्राप्त होने वाला पानी भी खारा ही मिलेगा, मीठा नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज है, इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतरने वाले चेजारों कुशल और सावधानी की पूरी ऊंचाई मापते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। चिनाई भी बड़ी सावधानी से की जाती है कुइयों की, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। थोड़ी सी भी चूक हुई तो नीचे खुदाई का काम करने वाले जो चेजारों हैं उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मलबे के नीचे दबकर मर जाता है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी धंसे नहीं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुई की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजी को थोड़ी राहत देती है। कुछ जगहों पर कुई बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं होता है, क्योंकि बालू मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है और वह ईंटों से नहीं रुक पाती हैं। तब कुई को रस्से से बांधा जाता है। बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा आपको कि रस्से से कुई को कैसे बांधा जाएगा, लेकिन वो भी इसमें दिखाया जा रहा है कि वहाँ के लोग किस तरीके की व्यवस्था करते हैं अपने पीने के पानी की। पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। एक तरीके की लंबी घास होती है जिससे आपने देखा होगा खीप से जो हैं कुछ रस्से वगैरह बनाते हैं, चोटी की तरह गूंथ करके, उसको खीप घास बोलते हैं। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह ऊपर आते हैं। गोलाई में रस्से को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए उसकी चिनाई की जाती है। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर सिरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियों एक दूसरे में फंस जाती है, क्योंकि वह रस्सा जो है खुरदरा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो उसके सिरे आपस में फंस जाते हैं और वो सही तरीके से वहाँ पर व्यवस्थित हो जाते हैं। मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती हैं। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रखा जाता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। धीरे धीरे उस रस्से को नीचे कर दिया जाता है। ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी की जाती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए नहीं, एक बार उस कुई में एक रस्सा जो है पासने के लिए या जचाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए एक घेरा बनाने के लिए, और 1 हाथ की गहराई में लगभग 8 और 10 लपेटे लगते हैं, और इतने में भी रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। मात्र 1 हाथ गहरी कुई को यदि हमें उस रस्से से एक तरीके से चिनाई करनी है, बांधना है, तो उसके लिए हमें लगभग 150 हाथ रस्सा चाहिए लंबा। अब यदि सोचो अगर उस कुई की गहराई 30 हाथ है,
30 हाथ गहरी कुई है, तो उस कुई को उस रस्से से बांधने के लिए लगभग कितने लंबे रस्से की आवश्यकता होगी। तो कह रहा कि उस समय लगभग रस्से की लंबाई 4000 हाथ हो जाएगी, यानी 4000 हाथ लंबा रस्सा भी वो साथ साथ बांटते हैं और उसमें करते हैं। तो कितना कठिनाई और मुसीबत से भरा ये कार्य है, कितना परिश्रम इसमें लगता है, लेकिन लोगों को पीने के पानी की समस्या है, तो इस प्रकार से वो हर तरीके से व्यवस्था करते हैं, हर प्रकार का कार्य करते हैं, चाहे वो कितनी कठिनाई से भरा हो। कहीं कहीं ने तो ज़्यादा खीप मिलती है, पत्थर मिलते हैं, लेकिन रेजानी पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ बनाई जाती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरनी या बण, कैर, बावल, कुबट ये पेड़ों के नाम हैं। पेड़ों की डकालों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरनी की होती है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आक तक से भी काम लिया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। इन्हें खीप की रस्सियों से बांधा जाता है। कहीं कहीं चक की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बंधाई भी कुंडली के आकार की होती है, गोलाई में होती है, इसलिए इसे सांपिनी भी कहते हैं। जैसे सर्प कुंडली मार करके गोलाई में बैठ जाता है, इसी तरीके से ये कार्य किया जाता है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, एक व्यक्ति किस प्रकार से रस्सा लिए हैं और वो किस प्रकार से एक रस्से को ऊपर नीचे करके उसमें पास रहा है। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख होती है। यद्यपि खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चेजारों यूँ आ जाते हैं। कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। जैसे ही कुई का कार्य पूरा हो जाता है तो एक उत्सव सा मनाया जाता है। यूँ तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ की परंपरा है कि जो कुई को बनाने का कार्य करता है उसका विशेष ध्यान रखते हैं, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। चेजारों के साथ गांव का यह संबंध इसी दिन नहीं खत्म हो जाता, बल्कि यह एक उनकी अपनी प्रथा है, जिसको आज प्रथा से कहा जाता है। उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर बुलाया जाता है और उन्हें कोई न कोई इन अवसरों पर भेंट या नेक दी जाती है। और फसल आने पर खलिहान में, खेतों में उसके नाम से एक अलग अनाज का ढेर भी निकाला जाता है। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवा लिया जाता है, पैसे देकर भी काम करवा लेते हैं। पहले कैसे काम करवाते थे उसका वर्णन किया जा रहा है। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थी से जुड़े लोग भी इस काम को करने लग गए हैं, कुई को बनाने का। जैसलमेर के अनेक गांव में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों, जो अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए हैं, के हाथों से 100-200 वर्ष पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। कुई का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। रेत में जमा पानी से नमी की बहुत बूंदें धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना पानी दे पाती है कि उससे 2 या 3 घड़े भर सकते हैं। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा, तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। यानी ज़्यादा फैल जाएगा नीचे उसकी सतह पर, तो उसको निकाल नहीं पाएंगे और ऊंचाई पर नहीं आएगा, इसलिए उनका व्यास कम रखा जाता है। छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुई से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग भी किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, इसलिए उस पानी को निकाला नहीं जा सकता, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बांधा जाता है। चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले जाता है, यानी वो फैल जाता है पूरा, और इस प्रकार से कम पानी में भी उस पानी को निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ इसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से कुइयाँ बनाई जाती हैं, कैसे कार्य किए जाते हैं, उसके बारे में। आगे नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली, ट्रक दौड़े, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चड़स बनने लगी।
कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज़ गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर रोकने से नहीं रोक पाएगा। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना भी ज़रूरी है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है, इसलिए उस मुंह को छोटा बनाया जाता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खास घास फूस से भी, टाट पट्टी जिनको बोलते हैं, उससे बना करके भी उन कुइयों को ढक दिया जाता है। ढक्कन का उपयोग किया जाता है जहां नई सड़कें निकली और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक बढ़ गई, आना जाना, वहां अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है, क्योंकि 3-4 मटकी पानी मिलता है, वो भी चला जाए, किसी दूसरे के द्वारा निकाल लिया जाए तो पानी की फिर समस्या आ जाएगी। तो इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कन पर छोटे छोटे ताले लगा दिए जाते हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी और चक्री पर भी लगाए जाते हैं, जिससे पानी खींचा जाता है। चक्री जो होती है उससे आसानी से पानी खींच सकते हैं, उसके ऊपर भी वो ताले लगा देते हैं जिससे कोई पानी खींच न पाए। कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। यह गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम हैं। कहीं इसको घिरनी बोल देते हैं, गिरनी बोल देते हैं, कहीं गरेड़ी, कहीं चरखी, कहीं फरेड़ी। फरेड़ी लोहे की 2 भुजाओं पर लगी होती है, लेकिन प्राय यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद करके लगाई जाती है, जिससे वो खींचने पर घूमती रहे। इसे ओडाक कहते हैं। ओडाक और चरखी के बिना इतनी गहराई और संकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। ओडाक और चरखी सड़सी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं। वजन खींचने में तो इसमें सुविधा रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुइयाँ बनती हैं। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ़ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल जाएंगी एक ही जगह पर। हर घर की अपनी एक कुई होती है और अगर परिवार बड़ा है तो एक परिवार की एक से अधिक भी कुई हो सकती है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से सिमट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुई है, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उनका अपना होता है जिसने कुई बनाई है। लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक ज़मीन होती है और उस जगह बरसने वाले पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहता है और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो जाती है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुइयों के लिए अपनी स्वीकृति देता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कुई खोदी जाएंगी तो पानी प्राप्त नहीं हो पाएगा। यहाँ एक घटना के द्वारा ये बात बताई जा रही है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की तो कहानी आपने सभी ने सुनी होगी। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्राय पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आता है। तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती गिरनी का सवार गोचर से गायों को चराकर लौट रहे पशुओं की घंटियां और रंबाने की आवाज़ में समा जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर ढोल और रस्सियां समेट ली जाती हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद कर दिए जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ अब आराम करेंगी। अब उनमें धीरे धीरे पानी रिसेगा और फिर अगले दिन शाम के समय आकर के ही लोग वहाँ से पानी निकालते हैं। रेत के नीचे सब जगह खड़िया पट्टी नहीं है, इसलिए कोई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खरेड़ों की ढाणी में तो 120 कुइयाँ हैं एक ही गांव में, एक ही ढाणी में। लोग इस क्षेत्र को 6-20 यानी 20-6 बार यानी 120 कुइयाँ हैं के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं इसे पार भी कहते हैं। जैसलमेर और बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आज आबाद हैं।
पार कुइयों को बोलते हैं। अगर वहाँ पीने का पानी नहीं होगा तो लोग वहाँ रह नहीं पाएंगे, वहाँ से उनको पलायन करना पड़ेगा। इसलिए उन गाँव के नाम भी पार पर ही हैं, जैसे जानरे आलो पार, सिगरू आसो पार, आलो पार, ये गाँव के नाम हैं। अलग अलग जगह पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं पर यह चारोली नाम से जानी जाती है, कहीं धादड़ो, धदड़ो, धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टूरो, बिलियो के नाम से भी जानी जाती है। तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है। और इस खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी हैं ये कुइयाँ। तो ये लेसन था हमारा राजस्थान की रजत बूंदें, जिसमें बताया गया था कि राजस्थान में पानी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है। एक बार मैं स्टार्टिंग से आपको पूरा एक एक पेज दिखाऊंगा, जिससे आपको वो पूरा पेज एक साथ, वैसे मैंने आपके पास ये मैटर भेजा हुआ है, वहाँ भी आपने पढ़ लिया होगा। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो जूम क्लास में जुड़ के आप अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं। तो ये पहला पेज है जिसमें बताया गया है, यहाँ से शुरुआत होती है कि किस तरीके से राजस्थान में कुइयाँ बनाई जाती हैं, कौन उनको बनाता है, कितना कठिनाई से भरा कार्य है। यहाँ पर ये चिनाई दिखाई गई है कि किस प्रकार से रस्सों से उनको चिना जाता है। चेलवांजी है जो कुई को बनाने का कार्य करता है। और उसके बाद इसमें दिखाया गया कि कुइयाँ क्यों बनाई जाती हैं, तो क्योंकि वहाँ पर पीने के पानी की बड़ी समस्या होती है और कुइयों से प्राप्त होने वाला जो पानी है वो मीठा होता है, और कुओं से जो पानी प्राप्त होता है वो खारा होता है, और खारे पानी को पीने के उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इसलिए राजस्थान के लोग, क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है और ऐसी स्थिति में वहाँ पानी की सबसे अधिक समस्या है। तो देखो इस प्रकार से पीने के पानी की कैसी व्यवस्था वहाँ के लोगों ने अपने तरीके से की हुई है, किस तरीके से 2-3 मट के पानी को पाने के लिए वो कितना प्रयास करते हैं, कुई बनाते हैं, कुइयों की चिनाई करते हैं, भोज का आयोजन करते हैं। वो सारी चीज़ें वो अपने जीवन को बचाए रखने के लिए, अपने जीवन को कायम रखने के लिए ऐसा करते हैं। इसमें पानी के रूप भी बताए गए हैं कि किस किस तरीके के पानी के रूप होते हैं। पालर पानी है, रेजानी पानी है और पाताल पानी है। उनमें क्या क्या अंतर है, कहाँ से वो हमें प्राप्त होता है, वो चीज़ भी इस पाठ में दिखाई गई है। और इसमें दिखाया गया कि किस किस तरीके से चिनाई की जाती है। कहीं पर जो है चिनाई ईंटों से की जाती है, कहीं लकड़ी से की जाती है, कहीं घास से बनाए गए रस्से से की जाती है। तो कितना कठिनाई भरा कार्य है, लेकिन उस इतने बड़े कठिनाई के काम में भी लोग पीछे नहीं उठते हैं। जहाँ पर भी खड़िया मिट्टी की परत होती है वहाँ पर कुइयाँ ज़रूर बनाई जाती हैं, चाहे वो उनको बनाने में कितनी ही मेहनत परिश्रम क्यों न करना पड़े। तो ये पूरा पाठ था जो इस तरीके से आपको पढ़ाया गया, समझाया गया। इसमें पूरे का पूरा पाठ आप देखते होंगे, राजस्थान, उसके पानी की समस्या और पानी की समस्या के साथ वहाँ के लोगों ने किस प्रकार पीने के पानी की अपनी व्यवस्था की हुई है उसके बारे में लिखा गया है। पूरे पाठ में देखो ये बताने का प्रयास किया गया है छात्रों को कि पानी की समस्या क्या है, और जो जो राज्य पानी की समस्या को झेल रहे हैं उनको पानी ख़त्म होने के पश्चात किस किस परेशानियों का, किन किन मुसीबतों का जो है सामना करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, ताकि लोग पानी के लिए जागरूक हो सकें, पानी की बर्बादी को रोक सकें। और इस पाठ के द्वारा लोगों को यह एहसास हो कि किस प्रकार से जहाँ पर पानी की समस्या होती है वहाँ के लोग 2-2, 3-3 मटके पानी को पाने के लिए कितनी मशक्क़त करते हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ में राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के द्वारा अनुपम मिश्र जी ने यही समझाने का प्रयास किया है कि राजस्थान में पानी की समस्या बहुत बड़ी है, और इतनी बड़ी समस्या होते हुए वहाँ के लोग पानी के महत्व को समझते हैं, पानी की बर्बादी नहीं करते हैं, और ऐसी स्थिति में वो उस पानी को अमूल्य समझते हैं, अपने जीवन का एक अंग समझते हैं, क्योंकि पानी हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिसके अभाव में अपने जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में हमने राजस्थान की रजत बूंदें जो कि अनुपम मिश्र के द्वारा लिखा गया इस पाठ को पढ़ा है। इसको आप जान पाए होंगे, समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और कोई नया पाठ, नई बातें बताएंगे। थैंक यू।